हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैसा कि आपको पता है कि हम पूरी तरह सीरीज़ की तरह ही डेवलप मतलब फाउंडेशन की तरह ही इस कोर्स को लेके चल रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम GS2 में पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हैं और काफ़ी चीज़ें हमने फ्री कम मेंस के हिसाब से इसमें क्लियर किया है और हम आगे भी अच्छे से करेंगे। लेकिन आप सभी से यही निवेदन है कि एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझ के आगे बढ़ें। जब अगर आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि UPSC आपने एक चीज़ देखी होगी, आपसे समझ मांगती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक रिसेंटली है वो रिजल्ट आया है UPSC मेंस का। और UPSC मेंस में एक चीज़ देखने को मिली कि कई हमारे दोस्त हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनसे एक चीज़ मैं उनसे पूछा, ऐसा नहीं कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या उनमें कोई कमी है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कल ही उसमें ये थी कि कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बोला कि हम अच्छे से करके आए परंतु हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो सेल्फ जो जज होते हैं, सेल्फ जजमेंट होता है, वो उन्होंने गलत किया है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमें लगती है कि हम अच्छा करके आते हैं लेकिन सच में उसको अच्छा करके नहीं आते। जैसे कई बार क्वेश्चन ने पूछा कुछ और है, लिख के कुछ और आए, ठीक है ना। कई बार हम फैक्ट में रह गए, कई बार हमने उसको सही तरह से फैक्ट में रह गए, कई बार उसके कॉन्सेप्ट में नहीं गए। और कई बार हम क्या होता है कि क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट होते हैं, तो कई बार हम कई पार्टों का अधूरा आंसर नहीं दे पाते, या देते हैं तो किसी पार्ट का ज़्यादा देते हैं और किसी पार्ट का कम आंसर देते हैं। उससे भी आपकी जो क्वेश्चन है उसमें मार्किंग कम होती है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, UPSC में क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको क्या देना है, आंसर देना है। कोई भी एग्जाम में, अगर मेंस के एग्जाम है तो उसमें हमेशा डिमांड के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन की जितना पूछा है उतना आंसर देना है। क्वेश्चन के कितने भाग है वो सारे आंसर राइटिंग में देख के जस्ट नहीं होता था कि फेल होने का मेन रीज़न क्या था। तो उनका रीज़न यही था कि वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे पाए होंगे, ठीक है ना। और उनका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो सकता है कुछ उसमें कुछ कमी रह गई हो, या फैक्ट में कुछ कमी रह गई हो, तो उस तरीके से। अब हमारा एक बहुत रिसेंटली बहुत ही अपडेटेड टॉपिक रहा है, जब से ये NDA की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब से एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले हमें समझना है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं, आपको पता है कि हमने फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाया, और फेडरलिज्म में दो तरह की सरकार होती है, दो लेवल पे सरकार होती है। एक होती है सेंटर पर और एक होती है स्टेट पर। और स्टेट में देखें तो सेंटर पर होता है संसद और स्टेट में होता है विधानसभा। तो इनमें आपको पता है संसद में लोकसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव आपको पता है 5 वर्ष में होते रहते हैं। और चूंकि इनके चुनाव अलग अलग टाइम पर होते हैं, तो हमारा ज़्यादातर टाइम है, चुनाव आयोग का ज़्यादातर टाइम है वो चुनाव के कंडक्ट कराने पर ही निकल जाता है। और इतना नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा भी होता है। और सरकार कई बार जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, यहाँ पर आचरण संहिता लग जाती है, चुनाव संहिता लग जाती है, और इसकी वजह से सरकार विकासात्मक कार्य भी नहीं कर पाती है। तो इसीलिए इसमें ये बात में हुई कि क्यों ना हम इन चुनावों को एक साथ करवा दें, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। तो विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव को एक साथ करवाने का जो ट्रेंड है, उसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। कि भाई जब मतदाता जाए तो अगर एक वोटिंग वो अगर सांसद को देके आ रहे हैं तो एक वोटिंग को किसको देते हैं, लोकसभा, एक विधानसभा के मेंबर को भी देते हैं। इस तरीके से वहाँ का विधायक भी चुना जाएगा और सांसद भी चुना जाएगा। इस तरीके से एक साथ चुनावों की बात हो रही थी। इसी को लेकर के ये मुद्दा आया था कि एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आई थी। लेकिन जब इसको हम व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन करते हैं तो कई समस्याएं इसमें आती है। सबसे पहली समस्या आती है कि संसदीय शासन वर्सेज एक राष्ट्र एक चुनाव। देखो, संसदीय शासन किस पे टिका हुआ है? संसदीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या होता है, प्रतिदिन की उत्तरदायी होती है, प्रतिदिन की उत्तरदायी। उसको कभी भी उसके विरुद्ध क्या आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है।
अब इससे क्या होगा कि मान लें हमने लोकसभा का चुनाव कर लिया और लोकसभा को मान लें राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, तो लोकसभा 5 साल से पहले भी जा सकती है, ठीक है। इससे अलावा जो मंत्रिपरिषद है वो उसके विरुद्ध भी कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मान लें किसी मंत्रिपरिषद को सदन में विश्वास प्रस्ताव नहीं है, उसको बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका चुनाव कराना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का चुनाव कई बार 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है। आपने देखा होगा 89 से लेकर के और 2003 तक कितनी बार लोकसभा के चुनाव हुए, एक भी लोकसभा ने ज़्यादातर 5 साल का कार्य का पूरा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में संसदीय शासन जब प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर निर्भर है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, तो फिर फिक्स चुनाव कैसे? फिर हम फिक्स नहीं कर सकते कि 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव। मान लेते हैं एक साथ हम चुनाव करा भी ले एक बार, लेकिन अगली बार मान लें तमिलनाडु में सरकार गिर गई, महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, तो वहाँ दोबारा चुनाव हो गए बीच में, तो फिर वो कैसे एक साथ रह पाएंगे? इसीलिए एक संसदीय शासन में एक साथ चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर आप बात करें हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो संसद, उनकी जो संसद है या उनकी जो लोअर हाउस है, उसका कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोकसभा, उनकी जो लोकसभा होती है, उनका लोअर हाउस होता है। अमेरिका में अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो लोअर हाउस है वो फिक्स, उसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कोई भी उसको किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति डिसॉल्व नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वहाँ अगर हम एक साथ चुनाव करा भी दे तो फिक्स है 2 साल तक रह जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे ही अगर मान लें हमने इस साल, मान लें 2019 में हमने सभी राज्यों के और लोकसभा के एक साथ चुनाव करवा दिए, लेकिन क्या पता कि 2000 अपने कार्यकाल कब पूरा होगा 2024 में, लेकिन क्या पता 2022 में किसी राज्य की सरकार गिर जाए तो वहाँ चुनाव करवाना जरूरी है। क्या पता कि लोकसभा में ही सरकार गिर जाए तो चुनाव करवाना जरूरी है। क्या पता किसी स्टेट की सरकार समय से पूर्व ही डिसॉल्व हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम सभी राज्यों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते। इसलिए एक राष्ट्रीय चुनाव के बीच में सबसे बड़ी बाधा है वो है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रोविजन, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि इसका भी एक समाधान है। समाधान क्या है? 2 तरह से। एक तो हमें संविधान संशोधन करके हम कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं या कुछ का कार्यकाल हम घटा सकते हैं। एक समाधान तो यह है। ऐसे क्या है कि अगर मान लें कोई 2019 में इलेक्टेड हुई, उसका 2024 में होना था, लेकिन वो 2023 में भंग हो गई, तो उसका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा सकते हैं, 2024 तक चल सकती है। दूसरा यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये तो आप जानते हो, अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष लाता है और विश्वास प्रस्ताव को, इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। इसको लाती है सरकार, ठीक है, विश्वास को। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सरकार बनी रहेगी, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट, अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है और पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, नहीं पारित हुआ तो सरकार बनी रहेगी। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। तो कहते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद मान लें अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार जैसे ही गिरेगी हमें उसके बाद नई लोकसभा चुननी पड़ेगी, मतलब क्योंकि जब सरकार नहीं बनी तो हमें दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो बोला कि इसका एक समाधान है, क्यों ना जो भी अगर सरकार के विरुद्ध में कोई भी, अगर मान लें सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो जो लाने वाला विपक्षी दल है उससे पहले बोलेंगे कि आप पहले विश्वास प्रस्ताव पारित करो। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले आप पहले वैकल्पिक सरकार बना लोगे, इसका पहले हमें प्रूफ दो, तभी हम इस विश्वास प्रस्ताव को गिराएंगे। यानी कि मान लें ऐसा नहीं कि विपक्ष की सरकार आई और अविश्वास प्रस्ताव पास करा करके सरकार गिरा दिया, इतना ही नहीं चलेगा, बल्कि जो सरकार को गिरा रही है उसको साबित करना भी होगा कि वो सरकार बना भी सकती है। और मान लें फॉर एग्जाम्पल, मान लें बीजेपी है, इसके विरुद्ध मान लें अविश्वास प्रस्ताव आया, कौन लेके आया? मान लें कांग्रेस लेके आई, ठीक है। और तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाते टाइम एक तो इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए, साथ में खुद सरकार बना सकती है, इसका विश्वास प्रस्ताव भी लाएं। तो अगर मान लें बीजेपी की गिर भी गई तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो इससे क्या है कि इसका कार्यकाल 5 साल तक रह जाएगा। भंग, हमें लोकसभा भंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा उस सिचुएशन में हमें भंग करने की जरूरत पड़ती है जब किसी भी सरकार की, किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाए।
इसलिए तो अगर बोल रहे हैं कि ये जो समस्या अगर आ रही है तो इसका समाधान ये है कि हम सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और पॉजिटिव जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसका मतलब ये है कि जो ला रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन को, उसको साथ में अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को बनाने के लिए भी प्रस्ताव लाना होगा कि हाँ मैं भी सरकार बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक समस्या देखी, उसका समाधान देखा। दूसरी समस्या आती है संघात्मक शासन वर्सेज वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि देखो संघात्मक शासन में आपको पता है कि संघ का अलग मामला होता है और स्टेट का अलग मामला होता है, और संघात्मक शासन में संघ सरकार है यानी संसद, और स्टेट है तो उसका विधानसभा। तो ये बात सही है कि कई बार क्या होता है कि राष्ट्रीय संघ जो संसद के चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो लोकसभा के चुनाव होते हैं नेशनल मुद्दों पर। किस पे? नेशनल मुद्दों पर, ठीक है। और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो होते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर। जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल मुद्दा, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू कश्मीर का मामला, ठीक है ना, आतंकवाद का मामला, ठीक है ना, ये नेशनल सुरक्षा से जुड़े हुए, ये नेशनल मामले हैं। या हम कह सकते हैं सुशासन, है ना, या इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो ये किसी भी देश के राष्ट्रीय मामले। तो बोलते हैं कि जब यदि एक साथ चुनाव होगा तो उसमें हो सकता है कि ये मामले ज़्यादा प्रभावी हो जाएं और ये मामले कम प्रभावी हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो जनता के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लें राजस्थान का क्षेत्रीय मुद्दा क्या है कि जल की समस्या है, ठीक है। अगर बात करें बिहार का क्षेत्रीय मुद्दा क्या है, गरीबी, भ्रष्टाचार। अगर हम बात करें मतलब उड़ीसा की, तो वहाँ का मुद्दा क्या है, सूखा से समस्या। तो उड़ीसा में चुनाव होते टाइम आप सूखे के मुद्दे पर चुनाव केंद्रित करेंगे, ना कि 370 पर, क्योंकि 370 से उड़ीसा को कोई लेन देन नहीं है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में आपका फोकस महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का डेवलपमेंट या अन्य एरिया पे होना चाहिए, ना कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो बोला जा रहा है कि यदि हम एक साथ चुनाव कराएंगे तो इसमें संघ के मुद्दों के सामने राज्यों की जो इशू है, क्षेत्रीय इशू है, कमजोर पड़ जाएंगे। इससे संघात्मक शासन को नुकसान होगा, क्योंकि संघात्मक शासन ये कह रहा है कि राज्यों में क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व हो और संघ स्तर पर संघ राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि संघात्मक शासन कई बार क्या होते हैं कि इससे क्या है कि एक साथ चुनाव करवाएंगे तो राज्यों के मुद्दे हैं वो कमजोर हो जाएंगे और इससे संघात्मक शासन को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इसका समाधान ये बोल सकते हैं कि बोला पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि जैसे राजस्थान में मान लें 2019 की बात है, तो राजस्थान में अप्रैल 2019 से चुनाव हुए, किसके? लोकसभा के, जो पूरे भारत में हुए थे। और उसी प्रकार अक्टूबर नवंबर में हुए थे किसके? विधानसभा के 2018 में। तो 4-5 महीनों का अंतर, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। इसके बावजूद भी राजस्थान में विधायक अलग पार्टी का चुनता है कैंडिडेट और सांसद अलग पार्टी का चुनता है। आप देख सकते हो इस राजस्थान में संघ की सरकार बनी, संघ की सरकार बीजेपी की बनी और स्टेट बनी कांग्रेस सरकार। अर्थात दुनिया इतनी मैच्योरिटी हो चुकी है कि दुनिया के मन में ये समझ में आ चुका है कि किस लेवल पर मेरे लिए कौन सी सरकार इंपॉर्टेंट है। उस आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव में संघात्मक ढांचा ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया खुद समझदार हो गई है कि मुझे विधानसभा में किसको वोटिंग करनी है, मुझे लोकसभा चुनाव में किसको वोटिंग करनी है, ठीक है ना। तो आपको इसकी समस्या के साथ समाधान बताना है। अगला मुद्दा आता है जवाबदेहिता का। बोलते हैं कि बार बार चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, और आप सुनते हो हर बार चुनाव होता है जब सरकार बड़ी बड़ी क्या करती है, घोषणाएं करती है। सरकार लोगों के घर घर जाती है, नेता घर घर जाते हैं, मिलते हैं। इससे नेता कहीं ना कहीं बार बार चुनाव होने से कहीं ना कहीं नेता जवाबदेही हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हर सरकार चुनावों की वजह से जवाबदेही हो जाती है, नीतियों को लागू करती है। इसलिए बार बार चुनाव होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहती है, ठीक है। लेकिन यदि आपने फिक्स चुनाव कर दिए तो 5 साल में ही नेता आपको देखेंगे, और जब 5 साल में यदि आपको नेता देखेंगे तो आपकी समस्या एक बार 5 साल में ही समाधान होंगी। तो इसलिए बोलते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से अकाउंटेबिलिटी कमजोर होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसका अगर मैं खंडन करूँ कैसे, देखो बार बार चुनाव होते हैं, ठीक है, बाहर चुनाव से अनावश्यक खर्चा होता है, प्रशासन भी उसी में लग जाता है, नीतियों का निर्माण नहीं हो पाता, उनका क्रियान्वयन नहीं होता, क्योंकि क्या लग जाती है, आचरण संहिता लग जाती है। तो हम अगर एक साथ चुनाव कर देंगे तो ये मुद्दे तो हट जाएंगे और सरकार का खर्चा भी बचेगा। तो इससे बोलते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा उत्तरदायी होगी, क्योंकि सरकार अभी क्या है,
बीजेपी है, केंद्र में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, बीजेपी है, तो उसका यूपी में चुनाव आए तो उसका पूरा फोकस यूपी में चला जाएगा। कुछ दिनों बाद और गुजरात में चुनाव आने वाले हैं तो गुजरात में चला जाएगा। तो पूरे भारत पर अपनी नीतियों पर केंद्रित रहने की बजाय वो इस तरीके से चुनावों में ही अपना समय बर्बाद कर देते, इसलिए कहीं ना कहीं जवाबदेहिता पूरी से तो नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि अगर एक बार चुनाव हो गया तो 5 साल तक सरकार का फोकस जनता के कल्याण पर रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव है वो अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ चुनाव होने पर सरकार लॉन्ग टाइम डिसीजन भी ले सकती है। तो ये हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, अलग अलग मुद्दे देखे। लेकिन अगर बात करें तो इसके बारे में विधि आयोग ने भी बोला है, चुनाव आयोग ने भी बोला है कि हम एक साथ चुनाव, तो चुनाव आयोग ने बोला है कि मैं एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार हूँ। विधि आयोग ने बोला है कि एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन विधि आयोग ने एक सिफारिश दी है इसमें। विधि आयोग ने बोला है कि एक साथ चुनाव कराने से अच्छा है कि हमें कुछ विधानसभा के चुनाव हो उनको 2 भागों में बांट दें, मतलब 5 साल में 2 बार चुनाव होना चाहिए। जैसे एक साल तो लोकसभा का हुआ और लगभग 14 से 15 स्टेटों की विधानसभाओं का होगा, और फिर अगले साल मतलब 2 या 2.5 साल बाद अगले स्टेट 13-14 की जो विधानसभा है उनका चुनाव हो जाए। जैसे मान लें 2019 है, इसमें मान लें लोकसभा का प्लस 14 राज्यों का चुनाव हो गया, ठीक है। इसके बाद इनका कार्यकाल तो होगा 2024 में। इससे अब 2021 और 22 में हम क्या करेंगे, कुछ विधानसभाओं का चुनाव और करवा लेंगे। तो मान लें अगली बार क्या होगी, अगर मान लें इन विधानसभाओं में कुछ ऊंच नीच होगी, मान लें कोई पहले भंग होगी या बाद में भंग होगी, तो उसका क्या करेंगे, हम इन इसके साथ ऐड कर देंगे। मान लें कोई विधानसभा 2021 में भंग हो गई तो 2021 में होने वाले मिड चुनावों में उसका चुनाव करा देंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 अवधि की बोली इसने विधि आयोग ने, कम से कम 2 अवधि होनी चाहिए। और ये बात सही है, अगर मान लें 2 अवधि होंगी तो बीच में अगर कोई प्रांत की, कोई राज्य की अगर सरकार गिर जाती है तो बीच में चुनाव करा लेगी, क्योंकि उस टाइम अन्य शेष राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे जिनके चुनाव पहले नहीं हुए थे। तो इससे क्या है कि 2 ही बार चुनाव कराना पड़ेगा। इससे क्या है कि अगर कार्यकाल घटाना बढ़ाना है तो ज़्यादा टाइम का हमें घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही बार होता तो मान लें कोई सरकार 2019 में बनी है और 2020 में ही मान लें गिर गई, अब उसका कार्यकाल 2024 से पूरा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब चुनाव करवाना है हमें, 2020 में चुनाव करवाएंगे तो ये चल जाएंगे 2025 में, अगला 2030 में, तो यहाँ अगला 2019 में होने वाला है 2029 में, तो फिर ये इम्बैलेंस हो गया, यहाँ भी इम्बैलेंस था। इसलिए क्या करेंगे, अब मान लें हम बोल रहे हैं कि मिड चुनाव भी होते हैं, तो मिड चुनाव होंगे तो 2000 कितना है 20 में टूटी, तो मिड चुनाव 2021 में होने वाला है, तो इसका चुनाव 2021 में करवा लेंगे। और 2021 में इसके साथ ही नहीं अन्य जो विधानसभाएं रह रही है उनका भी करवा लेंगे। तो इस तरीके से 2 अवधियों में चुनाव होने चाहिए, ये बात बोली थी विधि आयोग ने। और चुनाव आयोग ने बोला मैं तो किसी भी तरीके से कराने के लिए तैयार हूँ। ये करंट का मुद्दा रहा था, इसलिए इसको डिस्कशन किया गया। अब थोड़ा सा हमने एक चीज़ सुनी होगी कि मैंने अभी तक आपको बता तो दिया कि संसदीय शासन और अध्यक्ष शासन में अंतर क्या है, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से कई बार संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि वर्तमान में जो शासन है कहीं ना कहीं अध्यक्ष शासन के सिस्टम में, क्योंकि उसमें जो प्रधानमंत्री पावरफुल बना है वो एक तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट से कम शक्तिशाली नहीं है। तो इसलिए अब आप जानते हो संसदीय शासन की मेन विशेषता क्या है कि इसमें कैबिनेट शासन करती है। क्यों? तो कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद शासन करती है, जबकि अध्यक्ष शासन प्रणाली में कौन करता है, अकेला राष्ट्रपति करता है। तो भारत में जब वो कैबिनेट, भारत में संसदीय शासन बनती है तो यहाँ शासन किसी कंट्रोल में जाता है, प्रधानमंत्री के। अब आप देख सकते हो आज ज़्यादातर कैबिनेट में नहीं चलती बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलती है। हर कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है, उसकी बात मानता है। दूसरा, संसदीय शासन में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की समकक्षों में समान होता है, प्रधान होता है। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें यहाँ तो प्रधानमंत्री तो शक्तिशाली है, ठीक है। इसके अलावा इसमें संसद सरकार का केंद्र, इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति होती है किसके पास, नॉर्मल संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आज हम देखें तो शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। आज प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली, क्यों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा नियम होता है कि संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, क्योंकि बजट के माध्यम से वोट रोक, मतलब नॉर्मली विशेषता रही है। लेकिन हकीकत क्या हो रही है कि प्रधानमंत्री ही संसद कार्यपालिका को कंट्रोल करता है और संसद को भी कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री है, आज मंत्रिपरिषद पे भी कंट्रोल रख रहा है। आज प्रधानमंत्री की इतनी शक्ति बढ़ गई कि संसद पे उसका ही कंट्रोल है, बिकॉज क्योंकि प्रधानमंत्री पावरफुल है। और सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो कुल मिलाकर के ये बोला गया है
कि ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इसलिए इसको डिस्कशन कर रहा हूँ। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि भारत में वर्तमान समय में अध्यक्ष शासन प्रतीत हो रहा है, तो वहाँ आपको यही बताना चाहिए कि भारत ने सिस्टम तो अपनाया अध्यक्ष संसदीय शासन प्रणाली का, लेकिन उसका जो व्यवहारिक रूप है वो वर्तमान में अध्यक्ष शासन प्रणाली की तरह दिख रहा है। जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति हो रही है, उसी प्रकार वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ रही है। वो मंत्रिपरिषद से भी सर्वोपरि हो गया है, लोकसभा में उसकी चलती है, मंत्रिपरिषद में उसकी चलती है, सारे डॉक्यूमेंटों को अपने पास मंगवाता है, कैबिनेट मंत्री भी उसी के अधीन हो गए, जबकि नियम तो उसके इक्वल होने चाहिए। क्योंकि सभी जो बीजेपी गवर्नमेंट इस टाइम सत्ता में आई है वो बीजेपी नरेंद्र मोदी की वजह सत्ता में आई है, और नरेंद्र मोदी की वजह सत्ता में आने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। क्योंकि यही बात बोली गई है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं वो संविधान से नहीं आती, बल्कि वो तो जनता से आती है। क्योंकि अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत का सरकार बन जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो जाता है और न्यायपालिका भी कार्यपालिका पर नियंत्रण कर लेती है। वो क्या करता है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण, यानी कि प्रधानमंत्री का नियंत्रण न्यायपालिका तक भी हो जाता है। आप देख सकते हो आज बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में, इसलिए ज़्यादातर डिसीजनों आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के में कि ज़्यादातर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के उस सरकार के पक्ष में आए। जब सरकार कमज़ोर होती है, आपने देखा होगा जब सरकारें जॉइंट थी तो सरकार कमज़ोर थी, और कम जॉइंट सरकारें थी या हम कह सकते हैं अलायंस की सरकारें थी, तो उस टाइम प्रधानमंत्री की स्थिति बड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि उसको बहुमत नहीं होता। अगर वो उस टाइम चलती है मंत्रियों की, जैसे मान लें रेल मंत्री थी इस टाइम ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मनमोहन के टाइम पे इनकी बहुत चलती थी क्योंकि इनकी पार्टी की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हुए थे मनमोहन सिंह। ये बोलती हम अभी पार्टी का बहुमत लेके भाग जाएंगे तो इससे आपकी सरकार गिर जाएगी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का शक्तिशाली होना संविधान में कहीं नहीं लिखा है, परंतु जनता की वोटिंग पे डिपेंड करता है। यदि जनता एक मतलब बहुमत की सरकार का चुनाव करती है तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा नेहरू जी, इंदिरा जी और इसके बाद नरेंद्र मोदी, ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री क्योंकि इनको मिला है पूर्ण बहुमत। इससे पहले प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, वो भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था क्योंकि उसकी सरकार अलायंस में थी। इसी प्रकार मनमोहन का तो आपने देखा ही होगा कितना शक्तिशाली था। मनमोहन की गलती नहीं थी, उस टाइम क्या है कि सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको 10-20 दलों के साथ मिल करके सत्ता चलानी थी। और अगर थोड़ा सा प्रधानमंत्री अपने हिसाब से डिसीजन लेता था, अगर प्रधानमंत्री थोड़ा सा भी अपने व्यक्तिगत राय पर कोई डिसीजन ले लेता तो कई प्रकार के दल उसको बहुमत में सहयोग देने से मना कर देते। इसलिए प्रधानमंत्री को हमेशा डर रहता था कि उसकी सरकार नहीं गिर जाए। तो कुल मिला के है कि भारत का जो संसदीय स्वरूप है वो अध्यक्षीय स्वरूप बदल जाना उसका पॉलिटिकल रीजन है, उसकी राजनीतिक शक्ति है, न कि संसदीय संविधान में कोई प्रोविजन। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है ये नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है, ये हमारी जो जनता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, किसी दल को बहुमत दिलाती है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपने 2-3 देखी होगी, अभी तक मैं डिटेल किया उसमें। फिर ये क्वेश्चन अगर देखें तो फिर देखिए नॉर्मली आपको फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट ये बनेंगे, एक तो इसमें जाएंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट, नहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म का भी होंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होंगे, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट ये भी होंगे। इसके अलावा मेन से क्वेश्चन है वो कई मामले बनते हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाया, एक क्वेश्चन तो यही जाएगा। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली का महत्व क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो भारत में संसदीय शासन है उसका अध्यक्षीय रूप बताइए। तो उसमें आपको मैंने बताना है किस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली होकर कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष हो जाता है, क्योंकि वो उसमें मैंने बताया रखा है किस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये रहती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री इस तरीके से शक्तिशाली है, तो वो आपको बतानी है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन इसमें आएंगे, लेकिन आपको समझना है कि सच में प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली वर्तमान में। तो देखो नॉर्मली ये होता है कि जो फाइलें जाती है वो सब सचिवालय में जाती है, हर मंत्री का अपना सचिवालय होता है। कृषि सचिवालय तो कृषि भवन देख सकते हो, उद्योग सचिवालय तो उद्योग भवन देख सकते हो। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है कि सारी इंपॉर्टेंट फाइल है ना वो बेचारे कैबिनेट मंत्रियों के साइन नहीं हो रहे। नियम संसद का ये कहता है संसदीय शासन प्रणाली का कि किसी विभाग का सर्वोच्च हेड उसका कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि सारी फाइलें हैं वो पीएमओ में जारी है, यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में जारी है। और प्रधानमंत्री कार्यालय इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री पावरफुल है, सारे मिनिस्टर उसके कंट्रोल में हो चुके हैं इस टाइम। उसका रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री खुद अपने दम पर चुनाव जीता है।
इसके बाद आते हैं, अब हम संसद को पढ़ेंगे एक एक को। तो संसद को आपको पता है आर्टिकल 79 में संसद का व्यवस्था की गई कि भारत में एक पार्लियामेंट होगी। और ध्यान रखना, संसद को अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका में अगर बात करें हम, तो अमेरिका में संसद को बोलते हैं कांग्रेस, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और रूस में इसको डायक कुछ ऐसा ही बोलते हैं, रूस में भूल गया। तो रूस में, जापान में इसको डायट बोलते हैं, डायट, DIET, डायट। क्यों अलग अलग नाम दिया था। तो भारत में आर्टिकल 79 के अंतर्गत एक संसद की व्यवस्था की गई, और ये संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होगी। ध्यान रखना, ये भी प्री में स्टेट में जाता है। एक होगा इसमें प्रेसिडेंट, एक होगा इसमें राज्यसभा, और एक होगा इसमें लोकसभा। ठीक है ना। लोकसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? पब्लिक का, यानी पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट जो चुने गए व्यक्ति इसमें आते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, क्योंकि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुना गए प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं। और प्रेसिडेंट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये भारतीय संविधान का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है ना। तो 3 से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे राज्यसभा को। तो राज्यसभा जब भी आती है, राज्यसभा की हमेशा 2 तरह से इसका रोल रहता है। एक, राज्यसभा संघात्मक शासन प्रणाली में भूमिका रखती है, और एक इसका रोल विधि निर्माण की प्रक्रिया में रहता है। ये हम देखेंगे। तो राज्यसभा है वो संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में कैसे रहती है? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? राज्यों का। और आप देख सकते हो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसमें लगभग कितने आर्टिकल, राज्यसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 80 में लिखा गया है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का क्या, कितने सदस्य होंगे, कैसे चुनाव होगा, वो सारी प्रक्रिया आर्टिकल 80 में लिखी हुई है। और राज्यसभा के सदस्य वो शेड्यूल 4 में बताई गई है उनकी डिटेल कि कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव किस तरीके से होगा। तो अनुसूची 4 में है, ये आपने देखा होगा जब अनुसूची 12 पढ़ते हैं तो उसमें। इसके अलावा राज्यसभा के अगर सदस्यों की अधिकतम संख्या देखें तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 नॉमिनेटेड। ये तो मैक्सिमम हो सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान 245 है। इनमें हम कह सकते हैं 233 तो इलेक्टेड होती है, और 12 नॉमिनेटेड होता है। और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ये इनको नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और दूसरी बात, ये नॉमिनेटेड किए गए लोगों में कौन लोगों को शामिल करते हैं? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इनमें क्या हो? विशेषज्ञ हो। अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। क्योंकि लोकसभा में तो आपको पता है ऐसे सदस्य भी चुने आते हैं जिनको अपना साइन करने नहीं आता, क्योंकि वहाँ शिक्षा योग्यता नहीं रखी गई है। लेकिन राज्यसभा में इन 12 सदस्यों के लिए कम से कम योग्यता रखी गई है। इनमें से 12 सदस्य वो चुने जाएंगे जो कम से कम इन क्षेत्रों में एक्सपर्ट हो। इसीलिए बोलते हैं कि ये नॉमिनेशन का जो प्रोविजन राज्यसभा में है, इससे कहीं ना कहीं राज्यसभा बुद्धिजीवियों और गुणात्मक प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों का, और इतना ही नहीं, गुणात्मक प्रतिबंध का मतलब है कि इसमें इंपॉर्टेंट, इनमें हर व्यक्ति, इनमें जो शामिल होने वाले व्यक्ति उनका भी महत्व बढ़ जाता है। अदरवाइज ये व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी चुनाव की राजनीति में जीत के नहीं आते, ये जनता के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने, इन पर राजनीति नहीं आती, लेकिन उन्होंने कोई क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए इनको नॉमिनेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि सदन में उन क्षेत्र विशेष की एक्सपर्टाइजेशन आ जाती है। इसीलिए आपको पता है राज्यसभा को विशेषज्ञों का सदन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया जाता है, और इसमें नॉमिनली जिनको भी चुनती है कोई पार्टी, वो नॉर्मली काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। किस लोकसभा की बजाय। ठीक है, लोकसभा में तो कैसा भी व्यक्ति चुन के आ सकता है, उसकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई। तो इसीलिए, और ये मनोनयन के जो प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ये इंग्लैंड से लिया है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे, इन नॉमिनेटेड होंगे। ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। क्योंकि इंग्लैंड में जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड हाउस है, वहाँ भी इन सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता है। और वहाँ जैसे अपनी राज्यसभा है, ऐसे वहाँ लॉर्ड सभा है। तो ठीक है ना। इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा के बारे में बोला जाता है कि राज्यसभा न केवल संघों का, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, बल्कि राज्यसभा तो बुद्धिजीवी
का भी प्रतिनिधित्व करती है, एक्सपर्ट आदमी को भी शामिल करती है। जो व्यक्ति देश की सेवा करना चाहता है वो राजनीतिक रूप से चुनाव जीत नहीं सकता, लेकिन नॉमिनेटेड होकर के राज्यसभा में सांसद बन सकता है। इसीलिए प्रोविजन हमारे संविधान में रखा गया है। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या रखा गया है, तो सीटों का आवंटन अगर ध्यान रखना, राज्यसभा की बात करते हैं तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। तो नियम के अनुसार संघात्मक शासन प्रणाली क्या कहती है? संघात्मक शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो राज्यों के आधार पर होना चाहिए। यानी कि हर राज्य से जैसे 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जैसे अमेरिका में हर राज्य से 2 व्यक्ति इलेक्टेड होकर आते हैं। लेकिन भारत में राज्य के आधार पर नहीं रखा, बल्कि इनका प्रतिनिधित्व रखा है जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर रखने की वजह से यूपी में लगभग 31 लोग, और अगर बात करें सिक्किम में लगभग 1 लोग। तो देखो इतना अंतर हो जाता है। तो इस अंतर से राज्यसभा कैसे सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन करेगी? क्योंकि बेचारा सिक्किम का एक ही व्यक्ति जबकि यूपी की 31 होती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में किसका कंट्रोल ज़्यादा है? यूपी का। तो राज्यसभा किसकी बात बोलेगी? यूपी की। सिक्किम की सुनने वाली है नहीं। तो फिर संघात्मक शासन कैसे? संघात्मक शासन में राज्य न केवल केंद्र के इक्वल और समकक्ष होते हैं, बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य आपस में भी इक्वल होते हैं। और यहाँ इक्वलिटी का है, इसलिए बोलते हैं कि सीटों का जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन करना संघात्मक शासन प्रणाली के विरोध में है, फेडरल सिस्टम के विरोध में है। ध्यान रखना, जब भी आपको बताना है कि क्या क्या राज्यसभा की फेडरल सिस्टम के विरोध में, तो एक तो उसका इलेक्शन की जो आधार है वही संघात्मक शासन प्रणाली के विरोध में। ठीक है ना। और दूसरा विरोध में क्या है कि ध्यान रखना, राज्यसभा में संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, उनसे भी चुनाव होकर के आते हैं। और यूनियन टेरिटरी किसकी होती है? सेंटर की। तो यूनियन टेरिटरी के लोग अगर राज्यसभा में आ रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा तो राज्यों का है, तो फिर सेंटर का जो यूनियन टेरिटरी वो क्यों आ रहे हैं इसमें? तो 2 चीज़ भारतीय संविधान में अपनाई है। इसलिए बोलते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली तो अपनाई है, लेकिन भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली पूरी तरह संघात्मक नहीं है, बल्कि अर्ध संघात्मक है। तो भारत में राज्यसभा की सीटों का आधार क्या है? जनसंख्या, ये ध्यान रखना। इसके अलावा चुनाव पद्धति की अगर हम बात करें तो लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो किसके माध्यम से होता है? पहली बात तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। दूसरी बात, कौन करते हैं इनका चुनाव? तो विधानसभाएं होती है, उनके विधायक इनका चुनाव करते हैं। कौन? विधायक इनका चुनाव करते हैं। वो पद्धति कौन सी अपनाते हैं? वो आनुपातिक, जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति अपनाते हैं उसी तरीके से आनुपातिक, मैं बताऊंगा इसको आगे। प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य एक तो राज्यों से भी आते हैं और एक यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं। राज्यसभा के अब यूनियन टेरिटरी में तो कई यूनियन टेरिटरी में विधानसभा ही नहीं है, तो वहाँ विधायक भी नहीं है, तो फिर राज्यसभा के सदस्य वहाँ कैसे चुन के आते हैं? ये बड़ी समस्या। राज्यों में तो विधायक होते हैं, वो चुन के भेज देते हैं। ठीक है। लेकिन कई विधान यूनियन टेरिटरी है उनमें विधायक है नहीं, तो वहाँ राज्यसभा के सदस्य कैसे चुन के आएंगे? तो वहाँ राज्यसभा के सदस्य कुछ नहीं चुन के आते, वहाँ एक निर्वाचक मंडल होता है। एक निर्वाचक मंडल है, उसको वहाँ वोटिंग के लिए तैयार करते हैं, वो वोट करता है किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। तो वहाँ भी एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं। अब उसमें उस राज्य की विधानसभा उस राज्य की स्थिति के आधार पर बताते हैं कि कौन व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, और वो निर्वाचक मंडल फिर राज्यसभा को वोटिंग करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा का ध्यान रखना, खुला ओपन मतदान होता है, ओपन वोटिंग, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आता है कि लोकसभा का तो आप जाते हो सीक्रेट वोटिंग होती है, गुप्त मतदान, आप किसी को बता के नहीं आते कि मैंने किसको वोटिंग दिया है। लेकिन राज्यसभा में ओपन वोटिंग होता है। ओपन वोटिंग ये है कि आपको पता है हर पार्टी का एक व्हिप होता है, व्हिप यानी पार्टी लीडर। और पार्टी लीडर काम यह है कि इसके जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं, इस पार्टी के जितने भी लीडर हैं, उनको क्या करेगा? ये डायरेक्शन देगा। तो अब क्या है कि ये व्हिप होता है, ये पार्टी का लीडर होता है। अब ये क्या करता है? डायरेक्शन देता है। जब आपको पता है कि जब विधायकों के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो जो राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें मान लें 3 कैंडिडेट खड़े हुए, तो हर पार्टी के कैंडिडेट को तीनों को वोट देना पड़ेगा, 1 2 3 तीनों को, लेकिन प्रेफरेंस चेंज करनी पड़ेगी।
अगर वो चाहता है कि जैसे बीजेपी का कैंडिडेट है, वो बीजेपी को वोटिंग करना चाहता है, तो पहली प्रेफरेंस बीजेपी कैंडिडेट को दे देगा, दूसरी प्रेफरेंस वो कांग्रेस के कैंडिडेट को दे देगा। तो प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग करते हैं। हम आगे राष्ट्रपति के चुनाव में इसको अच्छे से विस्तार से समझेंगे कि प्रेफरेंस का सिस्टम होता क्या है। तो क्या होता है कि जैसे अगर वोटिंग करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कोई भी विधायक अगर वोटिंग करने जाएगा तो वोटिंग करने जाने से पहले वो अपना वोट व्हिप को दिखा देगा। व्हिप को, जैसे मान लो कोई बीजेपी का विधायक वोटिंग करने जा रहा है तो बीजेपी की जो विधायक व्हिप होगा उसको दिखा देगा। किसको? व्हिप को। अन्य मेंबर को नहीं दिखाएगा, केवल और केवल व्हिप। और व्हिप कौन है? पार्टी का लीडर। और इसको दिखा करके फिर वोटिंग करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ओपन होगा, क्योंकि इसको तो दिख गया। किसको? बीजेपी के जो व्हिप है उसको दिख गया। अर्थात इसमें विधानसभा में केवल व्हिप को ही वोटिंग दिखाए जाते हैं, अन्य देशों को नहीं। अन्य जो मेंबर उनको, अगर अन्य मेंबरों को वोटिंग कर दिखा दिया किसी ने तो वो वोट इलीगल हो जाएगा। ठीक है। और इसका इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा, इसकी भी एक कहानी है कि व्हिप को क्यों दिखाते हैं। तो आपको पता है कि ये बीजेपी कैंडिडेट है, इधर ये कांग्रेस का है। ठीक है। अब और यहाँ राज्यसभा में एक तो बीजेपी कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट हुआ। अब कुछ विधायक बीजेपी के और कुछ कांग्रेस के। अब क्या होता है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है कई बार कांग्रेस का कैंडिडेट को अपने पक्ष में लाने के लिए उसको पैसे दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि वो पैसे लेगा नहीं, या लेगा तो वोटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट वोट करते टाइम उसको अपना वोट कांग्रेस के व्हिप को दिखाना पड़ेगा। और यदि उसने दिखाते टाइम ये सिद्ध हो गया कि यार ये तो बीजेपी को दे रहा है, तो इससे क्या है कि बाद में पार्टी उस पर कोई एक्शन ले सकती है। इससे उसके दल बदल की प्रक्रिया या उसका भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सकता है कि पैसे में वो अपना वोट नहीं बेच सकता। तो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में भी गई कि भाई ये गलत किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर बाद में बोला कि ये जो ओपन वोटिंग है ये सही है। इसके बाद आता है निवास वाला प्रोविजन, रेजिडेंस इन डोमिसाइल। क्या होता है कि राज्यसभा, आपको पता है कि राज्यसभा है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और इसलिए जो राज्यसभा का सदस्य आता है वो उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वो आ रहा है। ये मूल संविधान में प्रोविज़न था कि जिस अगर कोई जैसे मूल जो आरपी एक्ट था, जो 1951 आरपी एक्ट आया था, उसमें यह था कि राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से प्रतिनिधित्व करता है, मान लो कोई यूपी से प्रतिनिधित्व कर रहा है तो यूपी का ही होना चाहिए। तो नियम यह था कि राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से प्रतिनिधित्व करता है वो वहाँ का निवासी होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया, कब? 2003 में। और अब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो व्यक्ति है तो राजस्थान का, तो यूपी में से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ करके वो यूपी से राज्यसभा का सदस्य बन करके राज्यसभा में पहुंच सकता है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि नियम के अनुसार तो संघात्मक शासन प्रणाली कहती है कि ये सदस्य यूपी का होना चाहिए क्योंकि ये यूपी का रिप्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन रियलिटी में ये राजस्थान का है। तो इसके मन में कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर के लगाव तो रहेगा। ऐसी स्थिति में यूपी की बजाय ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा? ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि इसका मूल निवास तो क्या है? राजस्थान का है। तो इसलिए इस प्रोविज़न को भी कई बार संघात्मक शासन के विरोध में मानते हैं। क्यों? और ये ध्यान रखना, पहले प्रोविज़न नहीं था। मूल जो एक्ट था 1951 का, उसमें प्रोविज़न ये था कि केवल वो वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, लेकिन 2003 में उसकी इस बाध्यता को समाप्त कर दिया। अब वो कहीं का भी निवासी हो सकता है। तो निर्वाचन के लिए नामांकन, इसके बाद नॉमिनेशन होता है निर्वाचन के लिए। नॉमिनेशन का प्रोविजन कहाँ है? ये सारे प्रोविजन है आरपी एक्ट में। आपको बताएं संविधान में हर चीज़ की व्याख्या नहीं की गई, और उनकी व्याख्या करने के लिए संसद कानून बनाती है, और संसद ने चुनावों से संबंधित 2 कानून बनाए, एक आरपी एक्ट 1950 और एक आरपी एक्ट 1951। 1950 चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, और 1951 ये सदस्यों की योग्यता सदस्यों से संबंधित है। तो राज्यसभा के लिए निर्वाचन के लिए अगर कोई नॉमिनेटर आ रहा है तो किस एक्ट के अंतर्गत आता है वो नॉमिनेशन करने? 1951 के एक्ट के अंदर। उसकी जमा राशि, जब वो नॉमिनेट करना आता है तो उसकी जमा राशि, एक पैसे लिए जाते हैं उससे, 10,000 है। और कम से कम उसको जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो प्रस्तावक होते हैं, वो कम से कम 10 सदस्य, और 10 सदस्य कौन होंगे? जो वोटिंग करने वाले जो वोटर होते हैं वो। तो 10 वोटर उसके साथ आएंगे, चाहे वो आप देखा होगा नारे लगाते हुए आते हैं, है ना, कोई मिठाई खाता हुआ आता है, कोई नारे लगाते हुए आता है, कोई चाय पीते हुए आते हैं, और वो जाते हैं कि हाँ हम इसके नॉमिनेटर हैं, मतलब हम इसके प्रस्तावक हैं, हम इसको समर्थन करते हैं। तो कम से कम 10 उसके साथ सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेला चुनाव में लड़ रहा है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तो उसको कभी चुनाव में वो क्या नहीं कर सकता, वो मतदान नहीं, वो मतलब चुनाव में नामांकन नहीं कर सकता। नामांकन के लिए उसको कम से कम 10 प्रस्तावक होना चाहिए। और इतना नहीं, एक प्रस्तावक, अब प्रस्तावक कौन होता है? वोटर।
एक प्रस्तावक एक से ज़्यादा कैंडिडेटों के साथ जा सकता है। इससे क्या होता है, मान लें एक बीजेपी कोई कैंडिडेट है, उसके साथ ए नाम का प्रस्तावक गया, इसके हाँ भाई आपको वोट देंगे, हम तो इसको समर्थन देते हैं, आप चुनाव लड़ो। ये जाकर के क्या करता है, नॉमिनेशन भरता है, इससे भी मिठाई खा लेगा, इससे भी शराब पी लेगा, इसके भी कुछ जो भी चीज़ खानी वो खा लेगा, फिर थोड़ी देर बाद करेगा यार आज का खर्चा तो निकल गया, कल फिर कांग्रेस का के साथ चल जाएगा। तो ये इसको फुल छुट्टी है कि एक वोटर किसी भी कितने ही उम्मीदवारों के साथ उसका समर्थन करने प्रस्तावक के रूप में आ सकता है। निर्वाचन प्रक्रिया मैंने बताई दी कि राज्यों का जो है, जब मैंने बोला कि राज्यों का तो जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो विधायक देते हैं वोटिंग, और संघ शासित प्रदेशों में उनका अपना निर्वाचक मंडल बनाते हैं अलग से जो उनको वोटिंग करता है, क्योंकि वहाँ विधायक तो होते नहीं है। अगर विधायक है तब तो विधायक वोटिंग करेंगे, जैसे दिल्ली में आपको होता है विधायक वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। और लेकिन अगर किसी जगह मान लें ऐसा कोई प्रोविजन आ गया कि यूनियन टेरिटरी से भी हमें सांसद चुनने हैं राज्यसभा के, तो वहाँ एक इलेक्टोरल जो बनाया जाता है चुनाव के लिए कि ये निर्वाचक मंडल होंगे, ये वोटिंग करेंगे, तो वो फिर उस राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। लेकिन ध्यान रखना कई बार गलत ही हो जाता है कि राज्यसभा के सदस्य केवल राज्यों से होते हैं, ऐसा नहीं है, यूनियन टेरिटरियों से भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और आपको पता है एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है और वोटिंग प्राथमिकता के आधार पर होती है। देखो एक होता है लिस्ट सिस्टम, जो हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें किसी व्यक्ति को कोई कोटा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसमें व्यक्ति को सर्वाधिक वोटिंग प्राप्त करने की जरूरत है। और सर्वाधिक कैसे, जैसे मान लो 50 वोट है, एक ने 20, एक ने लिए 11, एक ने लिए 19, एक ने लिए 18, तो इस तरीके से बढ़ गए वोट। तो इसमें 20 पाने वाला व्यक्ति है, 20 वोट पाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। जबकि नियम के अनुसार 30 व्यक्तियों ने इसके विरोध में वोटिंग करी है, लेकिन फिर भी ये विजेता घोषित हो जाएगा क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। लेकिन जो राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं उनको एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है। कोटा हम देखेंगे कैसे होता है। कोटा मतलब देखो नंबर ऑफ सीट +1, नहीं मैंने शायद फॉर्मूला में भूल रहा हूँ, मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब इसका पूरा स्टार्ट बता दूंगा, प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो राष्ट्रपति में देखेंगे इस कोटा इनका मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति में अच्छे से इस विधि को भी, ये जो विधि आपको देख रही है अभी तो याद कर लेना कि इस विधि से चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति में इस विधि को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके बाद होते हैं अभेद मत। तो अभेद मत क्या होता है, एक तरीका अभेद मत का ये है कि देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान 3 कैंडिडेट खड़े हुए ए बी और सी, तो अगर बीजेपी कैंडिडेट को तीनों को वोटिंग देना पड़ता है, लेकिन वो प्रेफरेंस यूज करता है, मैं पहली प्रेफरेंस इसको देता हूँ, दूसरी इसको, तीसरी इसको। अगर वो प्रेफरेंस में मान लो उसको जल्दीबाजी में एक कोई प्रेफरेंस दे करके आ गया कि मैं बीजेपी को दूंगा, आ गया, और इनको कुछ नहीं दिया, तो उसका वोटिंग रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कि उसको सभी प्रत्याशी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, हर कैंडिडेट को उसको क्या करनी पड़ती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, ताकि क्या करें, मतलब प्रेफरेंस में नंबरिंग करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि एक प्रत्याशी दो, कई बार क्या होता है कि एक ही प्रत्याशी एक को ही 2 बार देते, जैसे मान लें ए बी और सी, अब फर्स्ट प्रेफरेंस इसको भी दे दी, फर्स्ट इसको भी दे दी, तो भी इसका रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो दे भी ना, और दूसरा दे दे तो एक ही दे दे। और तीसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कलम का प्रयोग न करने पर। एक ध्यान रखना, इसमें क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक स्पेशल स्याही की एक कलम लाता है, और जब कोई वोटर वोटिंग करते टाइम जो बैलेट पेपर होता है उस पर क्या स्याही से साइन करता है या स्याही से लिखता है, अगर वो स्याही का प्रयोग नहीं करे तो वोट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन तरीके से कोई वोट रिजेक्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना किन किन तरीकों से वोट रिजेक्ट हो सकता है, तो 3 तरीके ध्यान रखना। इसके बाद आता है नोटा। नोटा का मतलब ऊपर में से किसी को नहीं दूँ, मैं 4 कैंडिडेट खड़े हुए, मुझे चारों पसंद नहीं है, मैं चारों को ना देकर के नोटा दे दूंगा। ये लोकसभा में चलता है, राज्यसभा में आपके पास ऑप्शन होता नहीं। राज्यसभा में आपको क्या है कि वोटिंग तो सबको देनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं कर सकते वोटिंग नहीं दूंगा, वोट तो आपको सबको देना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीफरेंस। और इसके लिए इसीलिए बोलते हैं कि नोटा का प्रयोग है वो राज्यसभा में लागू नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में आपको प्राथमिकता देनी पड़ती है कि अगर ये पसंद नहीं है तो मैं इसको थर्ड प्राथमिकता दे दूंगा, और पसंद है तो मैं इसको फर्स्ट प्राथमिकता दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है नोटा का प्रयोग राज्यसभा में बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना, गलत मत करके आना। क्यों नहीं होता ये आपको रीजन समझ में आना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में आपको असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, आप हर किसी को वोटिंग देने ही पड़ेंगे। अगर आपने वोट हर किसी को नहीं दिया तो आपका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। और आप हर किसी को कैसे देंगे, आप प्रेफरेंस के आधार पर। मान लें आपको कोई बहुत पसंद नहीं है तो उसको थर्ड प्रेफरेंस दे देंगे, फोर्थ प्रेफरेंस दे देंगे, लास्ट प्रेफरेंस दे देंगे। और पसंद है
उसको फर्स्ट दे देंगे। लेकिन वोट तो आपने दोनों को दिया है, उसको थर्ड पोजीशन दी है, इसको फर्स्ट पोजीशन दी है, तो देना पड़ता है और इसीलिए इसमें नोटा लागू नहीं होता। दूसरा, दल बदल के आधार पर अगर देखें तो दल बदल यहाँ पर लागू नहीं होता। अगर मान लें भिप है, ये मैंने बताया था कि भिप को दिखाना पड़ता है, तो देखो भिप को दिखाने के बावजूद भी अगर मान लें कांग्रेस का आदमी वो भाजपा को देना चाहता है, उसने भिप को दिखा दे, देख मैं तो भाजपा को दे रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता भिप उसका, वहाँ उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, उसको पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा के चुनावों में दल बदल कानून नहीं लगता। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि दल बदल कानून है वो संसद के अंदर की प्रक्रियाओं में लगता है, और चूंकि राज्यसभा का चुनाव संसद से बाहर की प्रक्रिया है, क्योंकि कोई व्यक्ति पहले राज्यसभा का चुनाव जीत के जाएगा तभी तो संसद में जाएगा, तो अर्थात राज्यसभा का चुनाव संसद से बाहर की प्रोसीजर है, और इसीलिए राज्यसभा में दल बदल कानून नहीं लगता। अर्थात कोई वेब का उल्लंघन कर दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी सदस्यता फिर भी बनी रहेगी, कोई उसको पार्टी से भगा नहीं सकता। इसके बाद होता है बाई इलेक्शन। आपने सुना होगा, देखो ये तो आपको सबको पता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, और ये एक ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता, क्योंकि इसके प्रत्येक सदस्य का एक तिहाई सदस्य उनका 2 वर्ष में चुनाव होता है। तो 1 तिहाई का इस साल हो गया, 2 साल बाद फिर 1 तिहाई हो जाएगा, 2 साल बाद 1 तिहाई हो जाएगा, अर्थात हमेशा इसके सदस्य बने रहेंगे। कम से कम अगर 1 तिहाई का चुनाव हो रहा है तो 2 तिहाई तो इसके सदस्य बने रहेंगे। तो 2 तिहाई का चुनाव तो 2 तिहाई है, वो तो सदन में कार्रवाई करेंगे, इसलिए राज्यसभा भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है, और समय पड़ने पर कई बार उसको 5 साल से पहले भी हम भंग कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल फिक्स होता है। उपचुनाव कब होते हैं, देखो लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कोई व्यक्ति 2020 में राज्यसभा का चुनाव गया है और 2024 में मान लो व्यक्ति की 22 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 22 में मृत्यु हो गई तो इसकी चुनाव की सीट खाली हो गई। अब कोई नई सीट है, नया व्यक्ति या चुनाव आएगा, तो जो नया व्यक्ति चुनाव लड़ा है ये ऐसा नहीं कि अगले 6 वर्ष तक के लिए चुनाव जीत के आए 6 वर्ष तक के लिए काम करेगा, ये इसका कार्यकाल है। नियम के अनुसार तो क्या बोलने चाहिए, भाई ये व्यक्ति नया जीता है तो 2028 में खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका कार्यकाल 2026 में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो शेष रहा है वो शेष कार्यकाल के लिए ही ये व्यक्ति इलेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की जो सीट थी ना वो 2020 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग थी, ना कि 2022 में, ठीक है ना। अब इसकी सीट 2020 वाली सीट है, इस पर चुनाव होंगे 2026 में, चाहे बीच में कोई मर या कोई कितनी बार जीत, इस सीट पर चुनाव हमेशा 2026 में ही होंगे। इसलिए इसमें जो नया व्यक्ति चुन के आता है वो शेष कार्यकाल के लिए काम पर रहता है, ऐसा नहीं कि 6 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि शेष अवधि के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये तो आपको पता है कि राज्यों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों है, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली क्या कहती है, संघात्मक शासन प्रणाली अगर हम बात देखें तो इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और राज्य सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस आधार पर सभी राज्यों से इक्वल मेंबर आने चाहिए, लेकिन भारत में कितने, भारत में राज्यों के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, और इसलिए किसका उल्लंघन है, ये संघात्मक का उल्लंघन है। तो इसलिए, और दूसरा चौथी अनुसूची में समान प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, और आलोचक ऐसे संघात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध मानते हैं। क्यों मानते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ये सदन तो स्थायी है, मैंने बता दिया। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य वो हर 2 साल में चुने जाते हैं। इसके बाद आती है योग्यता और निर्योग्यता, एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी। इनको देखते हैं, अगला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रिय क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं इनको समझाता हूँ आपको। तो योग्यता की अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की, तो कॉमन योग्यताएं बस इनकी एज में अंतर है कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसको मिनिमम 25 ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ, और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है उसको मिनिमम 30 ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ। बस ये मेन इनकी डिफरेंस है। बाकी कॉमन इनकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें भारत का नागरिक हो, पहली बात। तो दूसरी बात, निर्वाचन द्वारा अधिकृत वो 30वीं अनुसूची के अंतर्गत उसने शपथ ली। ध्यान रखना एक चीज़ और मतलब
कोई मेंबर तभी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनेगा जब वो शपथ लेता है। शपथ से पहले चाहे उसने चुनाव जीत लिया हो, वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं माना जाएगा। जैसे ही वो शपथ लेगा तब जाकर के वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होगा। अर्थात कोई मेंबर चुनाव जीत के डायरेक्ट संसद की कार्यप्रणाली में भाग नहीं ले सकता। पहले उसको शपथ में भाग लेना पड़ेगा, उसके बाद उस संसदीय कार्यप्रणाली में भाग ले सकता है। और इसके अलावा संसद को शक्ति दी गई है कि वो योग्यताओं को लेकर के कानून बना सकती है। कौन? संसद। तो लोकसभा राज्यसभा के या विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित जो कानून है वो उसमें कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है ना। अब ये तो बात हो रही है। इसके अलावा अब इनकी बात आती है निर्योग्यताओं की, यानी किन किन आधारों पर इनको इन एलिजिबिलिटी घोषित की जा सकती है। इनकी अगर ये क्या क्या काम कर दे तो इनको इन एलिजिबल घोषित किया जा सकता है, निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। तो हम बात कर सकते हैं इनकी निर्योग्यता है। तो निर्योग्यता इनकी कई आधार पर डिसाइड की गई है। सबसे पहले देख सकते हैं संविधान में क्या क्या बोली गई। संविधान में तो संविधान में क्या क्या है। संविधान पहला है कि लाभ का पद, एक जो अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद पे है तो वो निर्योग्य है। अगर वो दिवालिया हो गया है तो भी वो निर्योग्य है। अगर वो विकृत है, पागल है, जिसको जुडिशरी ने या न्यायालय ने सर्टिफाइड किया गया कि ये व्यक्ति पागल है, या उसने अपनी नागरिकता को त्याग दिया, तो इन आधार पर वो व्यक्ति क्या होगा? निर्योग्य घोषित होगा। ठीक है ना। ये बात लिखी हुई है संसद में, किसमें? संविधान में। और इन निर्योग्यताओं पे इनके आधार पर अगर किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित करना है तो इसका डिसीजन कौन देता है? डिसीजन अथॉरिटी है इनकी, वो होती है अगर सांसद है तब तो होगा राष्ट्रपति, और यदि विधायक है तो होगा गवर्नर। लेकिन ये दोनों डिसीजन लेते टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जरूर पूछेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उससे जरूर पूछेंगे। ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक रूप से जो निर्योग्यताएं बताई गई है, उन संवैधानिक निर्योग्यताओं में अगर उन पे डिसीजन लेना है, उनका रिव्यू करना है, तो ये काम करते हैं राष्ट्रपति और गवर्नर। सांसद के मामले में राष्ट्रपति और विधायक के मामले में गवर्नर। और इन पर किसकी सहमति लेनी पड़ती है? इन पर विधायक, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहमति लेनी पड़ती है। दूसरी वो निर्योग्यता जो आरपी एक्ट में लिखी गई है, आरपी एक्ट 1951 में। तो उसमें कौन कौन से? यदि किसी व्यक्ति ने निर्वाचन में धांधली कर दी और बाद में पकड़ा गया तो उसको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट को 2 साल से अधिक की सज़ा मिल गई हो तो भी उसको निर्योग्य घोषित कर दिया गया, 2 वर्ष से अधिक सज़ा। इसके अलावा वो चुनावी व्यय का, मतलब चुनाव के दौरान उसने चुनावी व्यय का गलत दौरा दे दिया हो तो भी वो निर्योग्य माना जाएगा। मान लो सरकारी पद पर हो तो भी निर्योग्य माना जाएगा। और यदि मान लो मान लो कोई, कई बार देखा होगा आपने कि बड़े बड़े रिटायरमेंट ऑफिसर चुनाव लड़ने आते हैं, तो अगर उस व्यक्ति ने रिटायरमेंट की, मतलब जब वो व्यक्ति सर्विस में था और उस दौरान उसने कोई करप्शन का काम किया है और बाद में वो ओपन हो गया तो भी वो व्यक्ति क्या होगा? निर्योग्य होगा। इसके अलावा सरकारी ठेके, या मतलब कोई व्यक्ति है जो सरकारी ठेके, सरकारी कार्य या सेवा का क्रियान्वयन आर्थिक हितों के लिए करता हुआ पाया गया, यानी कोई व्यक्ति है वो सरकारी ठेका है, सरकारी कंपनी है और उसके पास, और उनमें ही वो शामिल है, तो भी वो व्यक्ति इसमें निर्योग्य पाया जाएगा। और लेकिन इन निर्योग्यताओं के आधार पर डिसीजन कौन करेगा? किसकी निर्योग्यता है? आरपी एक्ट की निर्योग्यता है। इनके आधार पर डिसीजन करना है वो हाई कोर्ट में जाएगा पहले मामला, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए हो। एमएलए एमपीए अगर आरपी एक्ट के अंतर्गत उनकी अगर किसी प्रकार की निर्योग्यताओं का डिसीजन देना है तो उन निर्योग्यताओं पर डिसीजन हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यानी कि इनका मामला कौन करती है? न्यायपालिका। ठीक है, क्योंकि एक्ट है और एक्ट के अंतर्गत सारा प्रोविजन की अंतिम अथॉरिटी कौन है? न्यायपालिका। ठीक है, तो 2 तरह की नियोक्ता होगी। एक तीसरी तरह की नियोक्ता आपने सुनी होगी, दल बदल कानून की। इसको आगे भी पढ़ेंगे हम, दल बदल कानून। और दल बदल कानून आपको पता है कब आया था? ये 52वें संविधान संशोधन में आया। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें अगर किसी प्रकार से कोई दल बदल कानून के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित करना है तो निर्योग्य घोषित करने के कई आधार हैं, उन्हें आगे देखेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से कोई पद त्यागता है और दूसरा वो व्यक्ति व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे निर्योग्य घोषित किया जाएगा। और दल बदल कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर, दल बदल कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति की निर्योग्यताओं को डिसाइड करने की शक्ति है वो उस दल के, उस सदन के स्पीकर के पास होती है। किसके पास? स्पीकर के पास। जैसे लोकसभा में किसके पास होती है?
लोकसभा स्पीकर के पास। विधानसभा में किसके पास होती है? तो विधानसभा स्पीकर के पास। तो इस आधार पर 3 तरह की नियोक्ता है, उन पर डिसीजन देने वाले अथॉरिटी भी अलग अलग है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको लेकर के प्री में क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कई बार डबल मेंबरशिप, तो डबल मेंबरशिप अगर कोई व्यक्ति ले ले तो क्या क्या हो सकता है? तो अगर मान लें कोई व्यक्ति, पहली कंडीशन यह है कि कोई व्यक्ति मान लें अगर दोनों हाउसेस जुड़ गए, दोनों हाउसेस इलेक्टेड हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, और 10 दिन के अंतर्गत उसने किसी एक हाउस से अपनी त्यागपत्र नहीं दिया, तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, जो बड़ी चीज़ होती है ना उसकी सदस्यता समाप्त होती है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में राज्यसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए राज्यसभा की सदस्य वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो 6 वर्ष तक कार्यकाल करता है या 5 वर्ष तक। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर उसने खुद ने 10 दिन में सूचना नहीं दी कि मैं दोनों सदनों से चुनाव ले चुका हूँ और मैं इस दल से त्यागपत्र दे रहा हूँ, इस सदन से त्यागपत्र दे रहा हूँ, तो अगर उसने दे दी तब तो ठीक है। इसके अलावा अगर किसी सदन ने 2 सीट, अगर कोई व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ के आया है और यदि उसने दोनों में से किसी एक को खाली नहीं किया तो उसकी दोनों ही चली जाएंगी। ठीक है। तीसरी, अगर कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य निर्वाचित होकर के दूसरे सदन का सदस्य चला जाता है तो पहले सदन की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति एमएलए बनता है और एमपी बनता है, और यदि एमएलए से एमपी बन गया उसने, और अगर उसने त्यागपत्र नहीं दिया, किसी एमएलए की सीट से या किसी एक सीट से त्यागपत्र नहीं दिया, तो उसकी एमपी की सीट चली जाएगी। ठीक है। तो ये उनकी दोहरी नागरिकता के आधार पर उनकी नियोक्ताएं, उनकी सीट समाप्ति की जा सकती है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो आएगा चेयरमैन का। और अगर आपको पता है कि अब हम बात करें राज्यसभा के चेयरमैन की, राज्यसभा का चेयरमैन आप सभी जानते हैं हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। और ये राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बल्कि राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उसका भी प्रधान होता है। और नॉर्मल स्थिति में वोटिंग नहीं करता, बस ये डिसीजन जो वोटिंग होती है, जब बराबर की वोटिंग हो जाती है, 50 + 50 हो गई, अब वोटिंग करनी है, तो उस समय ये वोटिंग करता है, नहीं नॉर्मली वोटिंग नहीं करता। इसके अलावा एक होता है वॉइस चेयरमैन। वॉइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं, वॉइस चेयरमैन का देखो, ये तो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, और वॉइस चेयरमैन है उसका सदस्य राज्यसभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं। और कौन चुना जाएगा? जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, जिस दल का बहुमत ज़्यादा होगा उसी के सदस्य नॉर्मली राज्यसभा में उपसभापति बनता है। अब आते हैं राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, इनको देखते हैं। तो राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं और जो कार्य हैं इनको हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्री के क्वेश्चन भी डायरेक्ट यहीं से आते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरीके से हम देखेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से समझ के एक चीज़ को पढ़िए। थैंक यू।